हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका एनिमी मावर इस चैनल पर। आज हम देखेंगे गाचीकोटा का एपिसोड नंबर 5। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जंका से, जिसे एक कमरे से शोर सुनाई देता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो अंदर सारे क्लीनर्स पार्टी कर रहे होते हैं। वो रियो से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। रियो बताती है ये रूडो की वेलकम पार्टी है। रूडो एक टेबल पर सिर झुकाकर बैठा हुआ था। रियो बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाया था, इसी वजह से उसका मूड खराब है। जंग का फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है कि उसका सामना एक बड़े ट्रैश मॉन्स्टर से हुआ था। उसका कोर एनीमिया नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकला, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सुनकर सबका दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो लौटकर पार्टी करने लगे। थोड़ी देर में इंजन और सैम्यो भी आने वाले थे। इधर ग्रीस रूडो के पास आता है और कहता है तुमने कल अच्छा काम किया, तुमने फॉलो की जान बचाई थी, तो अब यूं उदास क्यों बैठे हो। रूडो कहता है कि उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाया। ग्रीस और रियो को उसे बचाना पड़ा। वो हमेशा सब गड़बड़ कर देता है, जैसे पहले स्पेयर में करता था। गुस्से में किसी से भी लड़ लेता था और फिर रेक्टो को आकर उसे बचाना पड़ता था। कल की फाइट में भी वो सिर्फ चुपचाप बैठकर देख नहीं पाया। उसे लगता है कि अगर वो जल्दी ऊपर नहीं गया तो हमेशा दूसरों के लिए मुसीबत बनेगा। ग्रीस फिर से उसे थैंक यू कहता है। वो बताता है कि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कमजोर और बेकार समझते हैं, लेकिन रूडो ने उनसे भी रिस्पेक्ट से बात की थी। फॉलो ने ये टीम इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो ट्रैश मॉन्स्टर को खत्म कर सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रखता है ताकि एक दिन गिवर बन सके, और पावर मिलने के बाद भी वो सपोर्टर ही रहेगा ताकि सबको दिखा सके कि सपोर्टर का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो रूडो से पूछता है कि जब तुम ऊपर थे तब तुम्हारा सपना क्या था। रूडो जवाब नहीं दे पाता। ग्रीस उसे बस खुद पर भरोसा रखने को कहता है। तभी इंजन आ जाता है और रूडो से पूछता है कि उसने कुछ खाया या नहीं। जंका, रियो और ग्रीस भी उसे खाने के लिए बुलाते हैं और रूडो उनके साथ बैठ जाता है। इसके बाद जॉम नाम का एक लड़का दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने पहले रूडो को पकड़ा हुआ था। उसने एक अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब बता दिया था, लेकिन वो अनजान आदमी उसे मार देता है और कहता है ये रूडो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। इधर सैम्यो अपनी डेस्क पर बैठी होती है। तभी फोन बजता है और उन्हें एक नया मिशन मिलता है। इस मिशन पर जंका और ग्रेस की टीम को जाना था। वो पूछते हैं कि मिशन में रूडो क्यों शामिल है, जबकि वो अभी तक प्रोफेशनल क्लीनर भी नहीं है। सैम्यू बताती है कि इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। दरअसल एक व्यापारी अपना सामान लेकर पॉल्यूटेड जोन से गुजर रहा था, तभी एक ट्रैश मॉन्स्टर ने हमला किया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। वो सामान और कुछ नहीं बल्कि एक स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान था, बिल्कुल रूडो की तरह। ये बहुत अजीब है कि इतने कम समय में दो लोग ऊपर से आ गिरे हैं। सैम्यू को लगता है कि शायद रूडो इस नए स्पेयर से मिलना चाहेगा। शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि उसे अपनी पावर यूज करना ही नहीं आता, वो बाकी सबके लिए बोझ बनेगा। लेकिन वो इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता, तो वो भी मिशन पर जाने का फैसला करता है। सैम्यू बताती है कि वैसे तो वो इंजन को भेजना चाहती थी, लेकिन वो दूसरे काम में बिजी है और उसने कहा कि उसकी जगह जंका को भेज दो। ये सुनकर जंका बहुत खुश हो जाता है। अब ये लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। रूडो ग्रीस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई हथियार क्यों नहीं रखता। ग्रीस कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफी हैं। टीम का दूसरा लड़का बताता है कि ग्रीस एक ताबीज रखता है और मिशन पर जाने से पहले उसकी पूजा करता है ताकि सब सेफ रहें। तभी इनके पीछे एक लड़का आता है और बताता है कि वही व्यापारी है जिसने इन्हें बुलाया था। रूडो तुरंत उससे पूछने लगता है कि वो स्पेयर कैसा दिखता था, उसने कुछ बताया या नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था, इसीलिए उसने कुछ नहीं पूछा।
अब इन्हें जल्दी से उसे ढूंढकर ट्रैश मॉन्स्टर से बचाना होगा। रूडो पूछता है कि तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे? व्यापारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे उसकी बहुत चिंता है। लेकिन जंका सोचता है कि कोई ट्रैश मॉन्स्टर इंसान को किडनैप क्यों करेगा, जरूर कुछ गड़बड़ है। व्यापारी इन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि मॉन्स्टर वहीं गया था। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, कुर्सी पर कोई बैठा दिखाई देता है। व्यापारी इन्हें धक्का देकर कहता है कि यही वो स्प्राइट है, जल्दी उसे बचा लो। पास जाकर देखते हैं तो वो इंसान नहीं बल्कि एक डॉल निकलती है। तभी फर्श गायब हो जाता है और सब बेसमेंट में गिर जाते हैं। ये सब एक जाल। व्यापारी भी मिट्टी बनकर पिघल जाता है। अंधेरे से दो लोग बाहर आते हैं और जंका समझ जाता है कि ये रेडर्स का काम है, इन्हें रूडो चाहिए। ग्रीस बताता है कि रेडर्स गुंडों का एक ग्रुप है। पहले ये छोटी चोरी करते थे, लेकिन अब ये बहुत खतरनाक काम करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि रेडर्स के पास भी पावर है, यानी सब गिवर्स हैं। ग्रीस कहता है कि बाकी लोग भागने का रास्ता ढूंढो, वो रूडो को बचाएगा और जंका रेडर्स को संभालेगा। रूडो कहता है कि वो भी लड़ेगा, लेकिन ग्रीस बताता है कि ये लोग आम गुंडे नहीं हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। अभी सिर्फ भागने पर फोकस करना चाहिए। जंका रेडर से पूछता है कि वो स्पेराइट के पीछे क्यों पड़े हैं। एक रेडर लड़की कहती है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते, हम ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और इससे अच्छा कौन बता सकता है सिवाय रूडो की। जंका समझ जाता है कि ये पूरा जाल सिर्फ रूडो के लिए था। फिर वहां मिट्टी की डॉल्स आ जाती हैं। जंका समझ जाता है कि ये किसी रेडर्स की पावर है, वहीं जिसने फर्श को मिट्टी में बदल दिया था और व्यापारी की नकली डॉल बनाई। जंका कहता है कि मिट्टी की डॉल्स से तो वो आसानी से निपट लेगा, लेकिन डॉल्स में एक असली रेडर भी छुपा था, जिसने जंका को जोरदार मुक्का मारा। वो रेडर कहती है कि जंका को इंसानों से लड़ने का तजुर्बा नहीं है, इसलिए वो जरूर हार जाएगा। जंका अब सब कुछ समझ चुका था कि लड़की रेडर अपनी कुदारी से मिट्टी कंट्रोल करती है और दूसरा रेडर मुक्का मारने वाला है। जंका कहता है कि उसे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का वजन और उसकी खुशबू तक मालूम है। वो जमीन पर अपनी छड़ी मारता है और वाइब्रेशन से पहचान लेता है कि कौन सी डॉल असली रेडर है। वो सही निशाना लगाता है और दोनों रेडर्स को एक ही बार में बेहोश कर देता है। सारी मिट्टी की डॉल्स पिघल जाती हैं। जंका कहता है कि ये तो एक अटैक में ही खत्म हो गए, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, और तुम भी ऐसे ही खत्म हो जाओगे। हम देखते हैं कि वही अनजान आदमी जो रूडो को ढूंढ रहा था, कि रूडो और बाकी सब एक बेसमेंट में फंस जाते हैं। जंका दो रेडर से लड़ने लगता है और बाकी सब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें एक एग्जिट डोर मिलता है, जिससे ऊपर जाने वाली सीढ़ियां थी। क्रिस 3 सपोर्टर को ऊपर भेजता है ताकि वे सिग्नल भेजकर बैकअप बुला सके, और खुद जंका की मदद करने जाता है। तभी किसी के आने की आवाज आती है। क्रिस सोचता है कि ये जंका है जिसने रेडर को हरा दिया है, लेकिन ये तो जंका नहीं था। ये लड़का रूडो को देखता है और कहता है इसके सफेद बाल हैं, यानी यही वो गिवर है जो ऊपर से गिरा था। फिर वो दीवार में चिपक जाता है और क्रिस समझ जाता है कि ये लड़का एक रेडर है जिसका नाम है जेवर। वो बाहर निकलने का रास्ता तबाह कर देता है। ग्रेस कहता है रूडो क्लीनर्स का हिस्सा है, उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। जेवर जवाब देता है मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, रास्ता भटक गया था। ग्रेस पूछता है जंका के साथ क्या किया, लेकिन जेवर उसे नजरअंदाज करता है और रूडो से कहता है कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो मास्क भी उतार देता है क्योंकि वहां कोई ट्रेस मॉन्स्टर नहीं था। रूडो भी पूछता है जंका का क्या किया। जेवर कहता है मैं स्ट्रॉन्ग दुश्मनों को नहीं मारता, बस जहर देता हूँ, अभी तक वो जिंदा होगा। इसके बाद जेबर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथों में लोहे के पंजे आ जाते हैं। वो कहता है अगर चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी ग्रेस और पोलो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जेबर दोनों को लात मारकर गिरा देता है। वो फॉलो की तरफ देखकर कहता है तुम काबिल हो, लेकिन ग्रेस से कहता है तुम नहीं। ग्रेस खड़ा होकर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को बचाऊंगा। जेवर हंसकर कहता है सुना था क्लीनर्स में सपोर्टर नाम के कमजोर लोग भी होते हैं, एक फालतू किसी को क्या बचाएगा।
रूडो चिल्लाता है, ग्रिस तुम इससे नहीं लड़ सकते, हट जाओ। लेकिन जेवर कहता है, बुरा मत मानना, ये तो पहले ही मर चुका है। और रूडो देखता है कि जेवर ने अपने पंजे ग्रिस के अंदर घुसा दिए। ग्रिस का तलिस्मान बाहर आ जाता है और रूडो उसे पकड़ लेता है। उस पल ग्रिस की जगह उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है। यहाँ से हमें रेक्टो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेक्टो देखता है कि रूडो दीवार पर अपना सिर मार रहा है और पूछता है, ऐसा क्यों कर रहे हो? रूडो कहता है, कुछ नहीं, बस गुस्से में हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता क्यों। रेक्टो पूछता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया है और तुम बेकार हो, किसी कचरे की तरह? फिर रेक्टो कहता है, चलो बाहर चलें, आज बहुत सी चीजें ट्राई करेंगे, तुम्हें जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हें पसंद आए। वो दोनों किताबें देखते हैं, खेल ट्राई करते हैं, खाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी में भी रूडो को मजा नहीं आता। तभी रूडो देखता है कि एक आदमी कचरा फेंक रहा है। वो भागकर वहां जाता है और एक डॉल उठाकर रोने लगता है। ये तो बस थोड़ा टूटा है, कोई इसे फेंक कैसे सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टो कहता है, तुम उन चीजों की कीमत देख सकते हो जिन्हें लोग कचरा समझते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो तालिस्मान पकड़कर उसे अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रेस कहता है, अब समझ आया कि रूडो पहले अपनी पावर यूज क्यों नहीं कर पा रहा था। उसकी असली पावर है चीजों की असली वैल्यू को समझना। रूडो तालिस्मान को बड़ा करता है और जेवर खुश होकर कहता है, कमाल की पावर है तुम्हारी। रूडो सोचता है, ग्रिस की वजह से मुझे याद आया कि मैं हमेशा से क्या करना चाहता था। वो कहता है, जेवर मैं तुम्हें हरा दूंगा। जेवर मुस्कुराता है, मुझे स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, मेरा नाम है जेवर बंगर, चलो एक दूसरे को चीर फाड़ देते हैं। और वो रूडो पर अटैक करता है। उधर ग्रेस का खून बह रहा था और पोलो चिंतित था। ग्रेस रूडो से कहता है, पहले तुम गुस्से की वजह से अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग शांत है। जेवर पूछता है, तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस खड़े क्यों हो? रूडो कहता है, दम है तो मुझे मार के दिखाओ। जेवर बार बार हमला करता है, लेकिन हर बार रूडो बच जाता है। रूडो बताता है कि ग्रेस इस तालिस्मान से प्रे करता था कि सबकी रक्षा हो, इसीलिए ये मुझे चोट लगने ही नहीं दे रहा। जेवर कहता है, अगर मेरे अटैक नहीं लगते तो तुम भी मुझे मार नहीं सकते। रूडो जवाब देता है, मैं बच नहीं रहा, बल्कि तुम खुद हट जाते हो। जेवर फिर अटैक करता है, लेकिन तालिस्मान उसे स्लो कर देता है। रूडो कहता है, तालिस्मान से अटैक नहीं कर सकता, लेकिन मुक्के तो मार सकता हूँ। और वो जेवर को मुक्का मारकर दूर गिरा देता है। जेवर फिर भी हंसता है और बार बार हमला करता है। तालिस्मान हर बार उसे रोक देता है और रूडो लगातार मारता है, लेकिन इतनी बार खाने के बाद भी जेवर मुस्कुराता रहता है। फिर वो कहता है, मैंने नोटिस किया है, ये तालिस्मान सिर्फ तभी रिएक्ट करता है जब अटैकर के मन में खतरे की भावना हो। जब मैंने पत्थर फेंका था तब ये नहीं रुका था। इसके बाद जेवर अपने पंजे दिखाता है। उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट के राइट पंजे में जहर भरा है। वो अपने ही शरीर में पंजे घुसा लेता है और कहता है, अब मैं होश खो दूंगा, पागलों की तरह भागूंगा। तब क्या तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा? जहर असर करता है और जेवर बेहोश होकर अचानक उठ जाता है और वो दीवार काट देता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अब तक हमने देखा कि रूडो और जेवर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जेवर रूडो को छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि रूडो का तालिस्मान उसे हर जिंदा चीज से प्रोटेक्ट कर रहा था। तो जेवर अपना जहरीला पंजा अपने शरीर में घुसा लेता है, क्योंकि जब वो होश में ही नहीं रहेगा तो तालिस्मान उसे खतरा नहीं मानेगा। अब जेवर जोर से चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह रूडो पर अटैक कर देता है। रूडो हैरान हो जाता है कि यह होश में नहीं है, फिर भी कितना स्ट्रांग है, और रूडो को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, वरना इस लड़ाई में ग्रिस और फॉलो को भी चोट लग सकती है। लेकिन जेवर उसके सामने आकर उस पर अटैक कर देता है और इस बार तालिस्मान उसे नहीं रोकता। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन जेवर फिर से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं होता कि जेवर ने तालिस्मान से बचने का रास्ता इतनी जल्दी ढूंढ लिया। उसे जरूर लड़ाई का बहुत एक्सपीरियंस होगा, और ऐसे लोगों को मासोचिस्ट कहा जाता है। उसे अपने बचपन की बात याद आती है, जब कुछ बच्चे उसे पीट रहे थे। वो कहते हैं, क्या हुआ, तुम पलटकर वार नहीं करोगे? तुम्हें पिटने में मजा आता है क्या? लगता है तुम मासोचिस्ट हो। रूडो अब घर जाकर रेक्टो से पूछता है, मासोचिस्ट क्या होता है?
कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ जेवर फिर से रोडो पर हमला कर देता है और रोडो किसी तरह से अपनी जान बचा रहा था, क्योंकि जेवर पहले से भी तेज और खतरनाक हो गया था। वो अपना पंजा रोडो के मुंह पर मारने वाला था कि तभी एक डंडा आकर उसे लगता है। यह डंडा जंका का था। तभी जंका यहाँ आ जाता है और बोलता है, मुझे तो ठीक से हराया नहीं और इस बच्चे के साथ खेलने आ गए। वह फिर रूडो से कहता है, मुझे भी इस कमीने से हिसाब बराबर करना है। रूडो कहता है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। तो जंका कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लगता है तुम अपनी पावर यूज करना सीख गए। रूडो कहता है, हाँ, पर यह पावर अब जेवर को रोक नहीं पा रही। जंका कहता है कि वह काफी देर से इनकी लड़ाई देख रहा था। तालिस्मान तभी रिएक्ट करता है जब सामने वाले के मन में चोट पहुंचाने की भावना हो, लेकिन अब उसका तालिस्मान बेकार हो गया है और पॉइजन की वजह से जंका भी ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। अब जंका कहता है कि वह एक चीज ट्राई करना चाहता है। वह रूडो को मार के देखेगा कि क्या उससे तालिस्मान रिएक्ट करता है या नहीं, और हो सकता है कि वह उसे टेलीपोर्ट करके जेवर के पास भेज दे। अगर जंका यह प्लान फेल हुआ तो रूडो के सिर पर डंडा पड़ेगा। जेवर अब फिर से उठने लगता है और रूडो पर अटैक कर देता है। जंका रूडो से कहता है, ध्यान रखना कि उसके पंजे तुम्हें छू भी ना पाए। उसकी एक खरोच भी तुम्हारे शरीर को कमजोर कर सकती है। जंका अब अपने डंडे से रूडो को मारने लगता है, जिससे तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है और वह उसे जेवर की तरफ धकेल देता है, जिससे जंका जेवर के मुंह पर एक डंडा मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। जंका को यकीन नहीं होता कि उसका आइडिया काम कर गया और रूडो सोचता है, मतलब तुम सच में मुझे डंडा मारना चाह रहे थे। जंका कहता है, अरे मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब हम मिलकर जरूर इसे जेवर को हरा देंगे। जेवर अब फिर से इनकी तरफ आने लगता है और जंका रोडो पर डंडा मारने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे दूर धकेल देता है और वह फिर से जेवर को कूट देता है। अब इस टीम अप्स का यूज कर जंका बुरी तरह से जेवर की धुलाई करने लगता है। अब इसी दौरान जेवर होश में आ जाता है। जंका उसके सर पर डंडा मारकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर खुद भी जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर अब पूरी तरह से थक चुका था। इधर रूडो का तालिस्मान भी टूटकर गिरने लगता है और राख बन जाता है। रूडो कहता है, ऐसा क्यों हुआ? जंका सोचता है, इसके बनाए इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्या? यह बात कुछ और है। रूडो को बहुत बुरा लग रहा था कि ग्रेस का तालिस्मान उसने खत्म कर दिया। तभी रूडो को कुछ होता है और वह जमीन पर गिर जाता है और जंका उसकी पीठ पर पंजे के निशान देख लेता है और उसे समझ नहीं आया कि जेवर ने उसे पंचा कब मार दिया। इधर जेवर भी होश में आ गया था और बोलता है, पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या किया, और कुछ अच्छा ही किया होगा। जंका को यकीन नहीं होता कि इतनी मार खाने के बाद भी जेवर चल फिर कैसे पा रहा है। जेवर बताता है कि उसके लेफ्ट वाले पंजे उसके शरीर का दर्द गायब कर देते हैं और राइट वाले पंजे में पॉइजन होता है, जो उसने जंका के अंदर डाला था, लेकिन उसका खुद का शरीर इस पॉइजन से इम्यून हो गया। तो जेवर पर इसका असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहता है। वहीं जंका पर इसका असर 30 मिनट तक रहेगा। तो वह उस पर फिर से स्टैप कर देता है ताकि अगले 30 मिनट तक जंका कुछ ना कर सके। इसके बाद वो रोडो के पास जाता है, जिसका शरीर पैरालाइज हो गया था, और वह कहता है, अगर मैंने यह मिशन पूरा नहीं किया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और वह रोडो को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है और जंका उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। जेवर सोचता है कि उसके बाकी के दो साथियों को तो वह भूल ही गया, पर उनकी किसे पड़ी है, कोई उन्हें आकर उठा ही लेगा। रोडो मन में कहता है कि वह बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा, उसकी वजह से ग्रेस और बाकी सब खतरे में है। जेवर उसी छेद के पास जाता है जिसमें से सब नीचे गिरे थे और छलांग मारकर बेसमेंट से बाहर निकल आता है, मगर वह देखता है कि यहाँ की दीवारें तो किसी ने तोड़ दी हैं। बाजू में उसे रियो दिखाई देती है और तभी इंजन यहाँ आकर जेवर के पेट में अपना छाता घुसा देता है। इंजन बाकी क्लीनर्स के साथ यहाँ रूडो को बचाने आ गया था और बोलता है, क्या गंद मचा रखी है, चलो थोड़ी सफाई करते हैं। वो आगे कहता है, हमारे साथियों को तुमने बेसमेंट में फंसा दिया ताकि वह मदद के लिए किसी को कॉल ना कर सके। कितनी घटिया हरकत है। वो तो टोबी बाहर निकल आई थी और उसने पास के टाउन में जाकर हमें कॉल कर दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। जेवर अब चिल्लाता है, अरे तुम सब तो बहुत तगड़े लग रहे हो और मैं बेचारा अकेला दुखी और टूटा फूटा, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई कचरा हूँ। आई लाइक इट।
इंजन बोलता है, रूडो तुम इतने टाइम से इस पगलेट से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पर तरस आ गया। वहीं रूडो तो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। रियो कहती है, अच्छा हुआ रूडो को ज्यादा चोट नहीं आई। वहीं डेलमन नाम का एक क्लीनर बहुत गुस्सा हो जाता है, उसने हमारी टीम के मेंबर्स को चोट पहुंचाई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो दूसरा क्लीनर उसे थोड़ा शांत रहने को बोलता है। इंजन जेवर से कहता है, वैसे तो हमें तुमसे बहुत सवाल करने हैं, पर तुम्हें क्या लगा तुम हम पर अटैक करोगे और सही सलामत वापस चले जाओगे? जेवर अब बोलता है, अरे बाबा, तुम अब मुझे जेल में डाल दोगे क्या? फिर मुझे वहां से भागने का प्लान सोचना पड़ेगा। पर मुझे भी मिशन मिला हुआ है कि मुझे रूडो को अपने साथ वापस लेकर जाना है। वैसे तो मैं भी यहाँ से दम दबा के भागना चाहता हूँ, पर पापी पेट का सवाल है। बिना मिशन कंप्लीट मैं नहीं जा सकता, चाहे कुछ हो जाए, भले ही मैं मर ही क्यों ना जाऊं। मैं अपने पंजे बाहर निकालकर इनसे लड़ने को तैयार हो जाता है, पर तभी इसके पीछे से कोई आ जाता है। इस लड़की का नाम था कटोनी, जो कहती है, जेवर टाइम खत्म हुआ, वापस चलो। जेवर उसे मना करता है कि उसे रूडो को साथ लेकर जाना ही होगा। कटोनी फिर से कहती है, टाइम खत्म हुआ और गुन स्क्वाड भी इसी तरफ आने वाले हैं। इंजन सोचता है कि यह लड़की आखिर आई कहाँ से। इधर जेवर वापस जाने को तैयार नहीं था। कटौनी कहती है, बॉस के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। और यह सुनकर जेवर को कुछ हो जाता है और वह बाकी लोगों से कहता है, सॉरी यार, मुझे जाना पड़ेगा। रियो देखती है कि उनके पीछे वाली दीवार में किसी तरह का छेद हो रहा था। जेवर अब रूडो से कहता है, तुम्हारे साथ आज बहुत मजा आया, तुम ऊपर से आए फिर भी काफी दमदार हो। रूडो अब बोलता है, रुक कमीने, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तुमने जो ग्रेस के साथ किया है उसका हिसाब चुकाना पड़े। जेवर यह सुनकर खुश होता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, पर तभी उसकी नजर रूडो के हाथ पर पड़ जाती है और वो उसके ग्लव्स के लोगो पहचान लेता है। इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है, कितने इत्तेफाक की बात है। बॉस को यह बात पता चले कि तो वह बहुत खुश होंगे। अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगली बार मैं पूरी तैयारी से आऊंगा, और तब तक तुम अपने ग्लव्स का ख्याल रखना। इतना कहकर कटोनी और जेवर दोनों उस पोर्टल जैसे गड्ढे से चले जाते हैं और वह अपने आप ही बंद होकर यहाँ से गायब भी हो जाता है। यानी वह चीज किसी पोर्टल जैसी ही थी। बाकी क्लीनर्स यह देखकर हैरान हो गए थे कि वह दोनों गायब हो गए। वहीं रूडो सोचता है कि यह किस सीरीज की बात कर रहा था। खैर, जंका और बाकी लोगों को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। रूडो ग्रेस के पास जाकर उससे माफी मांगता है कि उसने उसका तालिस्मान तोड़ दिया। ग्रेस कहता है कि वह चीज उसे बहुत प्यारी थी, पर उसे खुशी है कि वह रूडो के किसी काम आ सकी, और तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद यह लोग हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। रूडो बाहर बैठा हुआ था और बहुत गुस्से में था कि जेवर ने ग्रेस को घायल कर दिया और रूडो कुछ नहीं कर पाया, ठीक जैसे रेक्टो के समय नहीं कर पाया था। क्या वह जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा? तभी इंजन आता है और उसे समझाता है कि ग्रेस ने अपनी साथियों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, और उसने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि वह तुम्हें अपना साथी मानता है, ना कि ऊपर से आया कोई स्पेराइट। चलो अब अंदर चलकर ग्रेस से मिल लो। रूडो अंदर जाकर हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रेस तो आराम से बैठा हुआ था, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, और वह रूडो को उसकी पावर अवेकन करने की बधाई भी देता है। रूडो को समझ नहीं आता कि यह अब तक जिंदा कैसे है। इंजन उसका मजाक उड़ाने लगता है, ओ इसीलिए तुम्हारा मूड खराब था, तुम्हें लगा ग्रेस मर गया होगा। रूडो अब गुस्से में चिल्लाता है, जेवर ने अपना पंजा तुम्हारी छाती के आर पार कर दिया, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम्हारी ऊपर की टिकट कट गई। ग्रेस बताता है कि यहाँ की मेडिकल टीम की वजह से वह ठीक, खासकर आयशा की वजह से, जो उनके ग्रुप की इकलौती हीलर है और उसी ने ग्रेस को बचाया है। ग्रेस उसका शुक्रिया करता है। वह फॉलो का भी शुक्रिया करता है, जो हर समय उसके साथ था। इसके बाद वह रूडो से कहता है कि तुमने और जंका ने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा दुश्मन काफी स्ट्रांग था, और तालिस्मान के बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे खुशी है कि वह तुम्हारे काम आया, और यही उसके लिए काफी है। रूडो कहता है कि उसे भी यह जानकर खुशी हुई कि ग्रेस जिंदा है। इंजन अब कहता है कि रेडर्स भी अब हमसे पंगा लेने लगे हैं, तो फ्यूचर में हमें ट्रैश मॉन्स्टर के साथ साथ उनसे भी निपटना पड़ेगा, और उन्हें एक नई इंफॉर्मेशन भी मिली है। तभी एक दूसरा क्लीनर यहाँ आकर बताता है कि एक रेडर बॉर्डर की बात कर रहा था, यानी कि वह लोग स्पेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रूडो पूछता है, अब यह कौन है? इंजन कहता है, यही तो है हमारे बॉस। रूडो फिर से हैरान हो जाता है कि यह आदमी क्लीनर्स का बॉस है। बॉस अपना नाम कॉर्वस बताता है। कॉर्वस कहता है कि
क्योंकि वह जानता है कि रूडो सिर्फ ऊपर जाने की इंफॉर्मेशन लेने यहाँ आया था और ऐसे लोगों को वह क्लीनर्स में भर्ती नहीं करता। लेकिन यहाँ के लोगों से मिलकर रूडो बदल गया, बल्कि उन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाली। और तुम्हारी पावर काफी अलग है जो हम क्लीनर्स के लिए बहुत काम आ सकती है। इसीलिए वह रूडो को क्लीनर्स में शामिल कर लेता है और उसे अपने ऑफिस रूम में बुलाता है, क्योंकि उसके पास रूडो के लिए एक नई यूनिफॉर्म और कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। ऑफिस में कॉर्वस कहता है कि स्पेयर और ग्राउंड के बीच की लाइन को ही हम बॉर्डर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है वह मारा जाता है। अब एक मजेदार कहानी सुनो। ऐसा कहा जाता है कि एक औरत जो नो मैंस लैंड के बॉर्डर के बिल्कुल पास रहती है, एक बार एक मुसाफिर वहां भटक गया था, तो उस औरत ने उसकी मदद की थी। मुसाफिर ने पूछा कि तुम इस कचरे वाली जगह पर क्यों रहती हो? तो औरत ने कहा, मैं ऊपर से गिरने वाले लोगों को देखती हूँ। वह औरत वहां कई सालों से रहती है। उसने आगे बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीचे आते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं, वह बिना मरे। यानी उसने जरूर कुछ लोगों को बॉर्डर पार करते देखा है। रूडो सोचता है कि अगर मैं उनमें से किसी एक को भी ढूंढ लूं तो वह मुझे बता सकते हैं कि ऊपर कैसे जाते हैं। और कॉर्वस कहता है, और यह भी कि तुम ऊपर से नीचे आने पर भी जिंदा कैसे बच गए, पर यह सफर काफी खतरनाक होगा। तुम सच में जाना चाहते हो या यहीं रुकना चाहते हो? रूडो बोलता है, मैं जरूर जाऊंगा। तभी इंजन भी कमरे में आ जाता है और रूडो से कहता है, क्लीनर वाली यूनिफॉर्म तुम पे काफी सूट कर रही है। इसके बाद हम चंका का एक सीन देखते हैं जिसमें वह किसी चीज से बुरी तरह से डरा हुआ था। खैर, कहानी अब वापस 6 घंटे पीछे आती है, जहां फॉलो रूडो को मना कर रहा था कि उस औरत को ढूंढने मत जाओ, पर रूडो उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि वापस ऊपर जाने का यही एक रास्ता है। इंजन बोलता है, तुम इतनी खतरनाक जगह ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते। वह जगह नो मैंस लैंड की बीच में है। तुम्हें मरने का शौक है क्या? और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी पावर कैसे काम करती है। तुम अपनी पावर को यूज करना सीख गए हो, पर क्या तुम जानते हो कि उसकी लिमिट क्या है या उसकी कमजोरी क्या है? और ना ही हमें पता है। रूडो पूछता है, तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? इंजन कहता है, बिल्कुल। नो मैंस लैंड में तुम अकेले जाओगे तो एक दिन में ही मर जाओगे। और क्लीनर्स सिर्फ ट्रैश बीस्ट को मारते ही नहीं, बल्कि उन पर रिसर्च भी करते हैं, जिससे उन्हें नो मैंस लैंड में काफी फायदा होगा। और हमें रेडर्स का भी ध्यान रखना होगा। रूडो पूछता है, उन जैसे लोग गिवर कैसे बन गए? तो इंजन बताता है, सभी लोग दिल से अच्छे नहीं होते और सभी लोग अपने ऑब्जेक्ट का ठीक से ख्याल नहीं रख सकते। कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं लेकिन चीजों का ध्यान नहीं रखते। वहीं कुछ लोग बुरे होते हैं पर चीजों को संभाल कर रखते हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका गिवर बनने से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग गिवर्स को अच्छा नहीं मानते और उन्हें कोडिपेंडेंट कह के बुलाते हैं। किसी एक चीज से इतना लगाव होना बाहर के लोगों को अजीब ही लगेगा। रूडो मन में सोचता है कि उसे लगा था कि बुरे लोग कभी अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते होंगे, पर वह गलत था। इंजन कहता है, अब तुम्हें आज रिलैक्स करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत भाग दौड़ की है। रूडो अपने कमरे में आराम करने चला जाता है और तभी रियो वहां आ जाती है और बोलती है, चलो तुम्हें पूरा हेडक्वार्टर्स घुमाती हूँ। वो उसे ट्रेनिंग रूम दिखाती है, फिर डाइनिंग हॉल और टॉयलेट। इसके बाद वो रूडो से पूछती है कि ऊपर की लाइफ कैसी है? तो रूडो बताता है कि वो रेक्टो के साथ घूमने जाया करता था, कचरा ढूंढता था और लोगों से गालियां खाता था। रियो बोलती है, टेंशन मत लो, गालियां तो तुम्हें यहाँ भी खानी पड़ेंगी। वह खाते क्या थे? तो रूडो कहता है, ब्रेड और सूप। रियो पूछती है, और मिठाई? तो रूडो बताता है कि मिठाई तो बस अमीर लोग ही खाते थे। अब रियो बताती है कि हमारे पास भी मिठाई है, खाना चाहोगे? वो उसे कैफेटेरिया ले जाती है। रियो बोलती है कि यहाँ कुछ फूड वेंडर होते हैं जिनसे यहाँ लोग खाने का सामान खरीदते रहते हैं। यहाँ इंजन भी बैठा हुआ था, जिसे रियो बताती है कि इसने कभी मिठाई नहीं खाई। इंजन कहता है, ऊपर का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मिठाई बहुत ज्यादा फेमस है। कभी तुम्हें इसकी ज्यादा लत ना लग जाए। मिठाई देखकर तो रूडो का मुंह ही खुला रह गया था कि यह तो अमीरों का खाना है, और वह भी इतना सारा। इंजन कहता है, यहाँ इतना पॉल्यूशन है कि फसल उगना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वेंडर के पास कुछ ऐसे गिवर हैं जिनकी पावर ही खाना बनाना है, जिस वजह से हमारे पास मिठाई की कभी कमी नहीं है। रूडो एक मिठाई उठाकर खाता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है, और वह बाकी की भी मिठाई पर टूट पड़ता है
उसने इतना अच्छा पहले कभी कुछ नहीं खाया था। इंजन उसे थोड़ा रुकने को बोलता है वरना वह मोटा हो जाएगा। तभी यहाँ सा नाम का एक क्लीनर आ जाता है जो रूडो को घूरने लगता है। रूडो को लगता है कि उसे मिठाई चाहिए तो वह ना चाहते हुए भी एक लॉलीपॉप उसकी तरफ कर देता है। सा लॉलीपॉप खाते हुए उससे और मिठाई मांगता है जो रूडो को अच्छा नहीं लगता। खैर कहानी वापस 6 घंटे आगे आ जाती है जहाँ रियो और इंजन बात कर रहे थे कि रूडो ने तो मिठाई का पूरा भंडार ही खत्म कर दिया। चंका भी यहीं से गुजर रहा था और तभी दरवाजे से उसे एक मोटा सा आदमी निकलते हुए दिखाई देता है जिसे देखकर वह डर जाता है। यह कौन घुसपैठिया है, लेकिन यह तो बस रूडो था जो मिठाई खाने से इतना मोटा हो गया था। खैर इसके बाद यह रूडो को ट्रेनिंग कराने ले जाते हैं पर वो एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इंजन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है इतनी मिठाई खाने से तुम अपनी पावर तो नहीं भूल गए। रियो बोलती है कम से कम यह चल फिर तो पा रहा है। रूडो को समझ नहीं आता है कि उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही है। जंका अब समझ जाता है कि रूडो को ऐसी चीजें सुधारने का शौक था जो टूटी हुई थी, जिन्हें लोग फेंक दिया करते थे, और लगता है उसकी पावर सिर्फ टूटी हुई चीजों पर ही काम करेंगी, यानी सिर्फ कचरे पर। उसके सामने कुछ पुराना सामान लाकर पटका जाता है। रूडो अब उसमें से एक ट्रायंगल उठाता है और तुरंत उसे हथियार में बदल देता है। इंजन जंका की तारीफ करता है कि उसने सही दिमाग लगाया, वो एक अच्छा ट्रेनर है। रूडो भी जंका का शुक्रिया करता है और जंका उसे कहता है अब एक से ज्यादा हथियार बदलने की कोशिश करो। रूडो अब दूसरी चीज उठाता है और उसे भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देखकर सब चौंक जाते हैं। लेकिन तभी रूडो की नाक से खून निकल जाता है, यानी उसकी भी एक लिमिट है और वह एक साथ कई सारी चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। और उसके ग्लव्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि उसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा। रूडो पूछता है क्वालिटी मतलब, तो इंजन बताता है किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा समय तक ख्याल रखा जाता है वह उतने ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, और इसे ही क्वालिटी इंप्रूव करना कहा जाता है। जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतनी पावर इन्हें मिलती है, लेकिन यूजर का माइंडसेट और एक्सपीरियंस भी काफी मायने रखता है। चंका मन में सोचता है यह उन ग्लव्स को तो तब से रखा हुआ है जब से वह बच्चा था, इसीलिए उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है और रूडो का शरीर उसे झेल नहीं पा रहा, या शायद इनका लेना देना उसकी सीरीज से है। रूडो पूछता है मैं जिस भी चीज को वेपन बनाता हूँ वो आखिर में धूल बनकर खत्म क्यों हो जाती है, और अभी जिन चीजों को मैंने वेपन बनाया है वह बिल्कुल ठीक कैसे है। अब रियो कहती है वह टूटी हुई चीजों को उनकी सबसे अच्छी कंडीशन में ले आता है और उनका इस्तेमाल करने से उन चीजों का पर्पस पूरा हो जाता है, जिससे वह फिर से अपने आप ही तबाह हो जाते हैं। जंका कहता है वह तालिस्मान भी तब खत्म हुआ था जब उसकी लड़ाई पूरी हो गई थी और रूडो सेफ था। इंजन कहता है शायद यही रूडो की पावर है, कचरे को भी वह लायक समझता है और उसका पर्पस पूरा होने पर वह अपने आप खत्म हो जाते हैं। उसने ग्रेस का तालिस्मान तोड़ा नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर कर उसे रिटायर कर दिया था। रियो पूछती है जेवर ने कहा था तुम्हारे ग्लव्स किसी सीरीज का हिस्सा है, यानी हो सकता है कि किसी और के पास भी रूडो जैसे ग्लव्स हों। अब रियो पूछती है इनका नाम क्या है। इन सब ने अपने इंस्ट्रूमेंट को नाम दे रखे थे, जैसे रियो की कैंची का नाम था रिपर, इंजन की छाते का नाम था अवेकर और जंका के डंडे का नाम था असिस्टा। रोडो कहता है उसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। इंजन कहता है तो अब सोच लो। दूसरी तरफ हम रेडर्स को देखते हैं जो अपने बॉस को जाकर कुछ बताते हैं। द क्लीनर्स, सिटी ऑफ कार्ड, डेजर्ट ऑल्टर, वाइटल इंस्ट्रूमेंट, द वॉचमैन सीरीज और रूडो। अब रात को रूडो अपने ग्लव्स को धोता है जिससे उसके हाथों में बहुत दर्द होता है। जब वह अपने रूम में आता है तो देखता है कि रियो उसके बेड पर लेटी हुई थी। वो बोलती है कि रात के 4 बज रहे हैं और तुम अब तक जाग रहे हो, याद है ना कल हमें एक मिशन पर जाना है। रूडो पूछता है कि वह उसके कमरे पर क्या कर रही है और वह यहाँ कैसे आई। रियो कहती है कि उसका कमरा रूडो के कमरे के ठीक ऊपर है और उसने रूडो की चीखने की आवाज सुनी और वह खिड़की से कूदकर यहाँ आ गई। तुम्हारे हाथों में दर्द है क्या? रूडो बताता है कि ग्लव्स पहनने के बाद उनमें दर्द नहीं होता, पर फिर भी उन्हें धोना पड़ता है। रियो बोलती है कि तुम्हारे हाथों की हालत काफी खराब है, वह जल गए थे क्या? तो रूडो कहता है यह तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स से ही पूछना होगा। रियो बोलती है पेरेंट्स हमें बहुत कुछ देते हैं, अच्छी चीजें और बुरी चीजें भी। इतना कहकर वह यहाँ से चली जाती है। खैर अगले दिन बॉस इंजन से कहता है कि रूडो का फुल फेस अभी तैयार नहीं है, तो तुम लोग बाकी की तैयारी पूरी कर लो।
रूडो पूछता है कि ये फुल फेस क्या होता है, तो इंजन बताता है कि क्लीनर्स जब नो मैंस लैंड में जाते हैं तो उन्हें पूरा मास्क पहनना पड़ता है। उसे ही फुल फेस कहते हैं। इसके पास एक आर्टिस्ट है जो फुल फेस वाले मास्क बनाता है, लेकिन वह अपने हिसाब से काम करता है। अगर उसे जल्दी करने को बोलो तो वह भड़क जाता है। इस समय वह रूडो का ही मास्क बना रहा है। बॉस कहते हैं कि मास्क बनने तक कब तक तुम लोग अपने ऊपर सुरक्षा कवच करवा लो। सैम्यू बोलती है कि नो मैंस लैंड बहुत खतरनाक होता है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए जितना हो सके उतनी सेफ्टी करके चलना चाहिए। इनके पास एक गिवर है जो इन पर सुरक्षा कवच जैसी स्पेल करेगा। वैसे तो वह गिवर यहाँ कभी भी आ जा सकता है, लेकिन बहुत दिनों से वह आया नहीं, इसीलिए तुम लोगों को ही इसी के पास जाना होगा। रूडो पूछता है हम कहाँ जाने वाले हैं, तो इंजन बोलता है सिटी ऑफ ग्रेफिटी कैनवास आर्ट। इसके बाद निंजा रूडो को बाकी की टीम भी दिखाता है जो लोग उनके साथ नो मैंस लैंड चलेंगे उस औरत को ढूंढने के लिए। जंका, रियो, टेलमन, टेम्सी और बाकी के 3 सपोर्टर ग्रेस, फॉलो और टोबी। वैसे तो यह लोग हमेशा 5 सपोर्टरों को साथ ले जाते हैं, लेकिन नो मैंस लैंड में जितने ज्यादा गिवर होंगे उतना अच्छा है, और सपोर्टर जितने कम हो उतना, क्योंकि वह कमजोर होते हैं। अब डेल्मर रूडो के पास आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि उसने रूडो की लाइफ स्टोरी सुनी है और वह उन सभी को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसे नीचे फेंक दिया, और उसे रूडो जैसे जुनूनी वाले लोग पसंद हैं। तुम्हें हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। टेम्सी कहता है कि रूडो को इंजन लेके आया है तो वह उसी के ग्रुप का हिस्सा है। वह डेलमन की तरफ से माफी मांगता है कि यह बहुत चिल्लाता है पर आदमी अच्छा है, और टेम्सी को भी जुनूनी वाले लोग पसंद हैं। इंजन अब कहता है टेलमैन तुम सबको अपना भाषण क्यों नहीं सुनाते। यह सुनकर जंका अपने कान में रुई डाल लेता है। अब टेलमैन जोर से चिल्लाने लगता है चलो कैनवस टाउन चलें, सड़क पर गड्ढे होंगे पर हम कभी नहीं रुकेंगे क्योंकि हम हैं क्लीनर्स। और फिर उसके साथ बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद यह लोग शांति से कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। यह लोग एक टाउन की तरफ जाने लगते हैं जो ऊपर से बंद था। यही कैनवस टाउन है और इसकी दीवारों पर लोगों ने पेंटिंग बना रखी थी। रूडो पूछता है यहाँ के सभी शहर ऐसे ही बने हैं क्या। टेम्सी बताता है कि ज्यादातर बड़े शहरों के ऊपर ऐसी ही छत होती है ताकि ऊपर स्पेयर से फेंका गया कचरा इनकी सिर पर आकर न गिरे। कई लोग जो शहर के बाहर रहते हैं उनकी कचरे के नीचे दबने से मौत हो जाती है। वैसे गलती तो लोगों की ही है जो शहर के बाहर रहते हैं। अब 2 लोग इस शहर के अंदर जा रहे थे पर वह गेट के अंदर घुस नहीं पाते, जबकि गेट खुला हुआ था। वहीं इंजन और बाकी क्लीनर्स जो आराम से उसके अंदर चले जाते हैं। इंजन रूडो को भी अंदर आने को बोलता है और कहता है जब तक तुम्हारे मन में कोई खोट ना हो तुम इस शहर के अंदर आ जा सकते हो। इस शहर की हर दीवारों पर पेंटिंग बनी हुई थी। इंजन कहता है कि यहाँ के कई लोग को पेंट करना पसंद है, इसीलिए यहाँ कैनवस टाउन बनाया गया ताकि यह लोग अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी पेंट कर सके। इनके बॉस ने बताया था कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। रूडो पूछता है हम यहाँ आर्ट देखने आए हैं क्या। इंजन कहता है हम यहाँ एक आर्टिस्ट गिवर से मिलने आए हैं। उसके पास पावर है कि वह किसी भी चीज पर पेंट कर कर उस पर सुरक्षा कवच लगा देता है। जैसे वह 2 लोग शहर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इस गिवर ने बाहरी दीवारों पर तालिस्मान पेंट किया था कि बुरी इंटेंशन वाले लोगों को अंदर मत आने देना। रूडो कहता है यह तो काफी कमाल की पावर है। इंजन कहता है उसका इंस्ट्रूमेंट भी काफी रेयर है और उससे यह पावर अपने पूर्वजों से मिली है। अब अचानक ही एक लड़की भागते हुए इंजन से टकरा जाती है। उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वह बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाती है। बाकी लोगों को लगता है कि इंजन ने उस लड़की को रुला दिया। तभी इनके पास एक आदमी आकर बोलता है तुम लोग मेरी उम्मीद से पहले यहाँ आ गए। यह आदमी इस शहर का मेयर है। इंजन बोलता है हम गॉब के लिए आए हैं उससे तालिस्मान बनवाने। वह कहाँ पर है। मेयर बोलता है वह तो आज ही सुबह मर गया। यह लोग बेड पर रखी गॉब की बॉडी देखते हैं। इंजन पूछता है क्या यह सच है, तो मेयर बताता है कि यह बॉडी पोल्यूशन से मरा है। सेफ जोन में पेंट कर कर इसे मजा नहीं आ रहा था तो यह पॉल्यूटेड जोन में भी पेंट करने चला गया। वहां यह पेंट करने में इतना खो गया होगा कि इसने अपना मास्क भी उतार दिया होगा, जबकि मैंने उसे कई बार इस चीज के लिए डांटा। इंजन अपने घुटनों पर बैठ जाता है
रूडो को याद आता है कि गॉब को उसने एक बार हेडक्वार्टर में देखा था और उसे उसके लिए काफी बुरा लगता है। टर्मसी उससे कहता है कि यहाँ ग्राउंड पर इस तरह की मौतें होना तो आम बात है। मेयर आगे बोलता है कि गॉब ने पहले ही अपना वारिस चुन लिया था जिसे उसके पूर्वजों से चला आ रहा इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा। यह वही लड़की थी जो इंजन से टकरा गई थी। मेयर आगे कहता है कि वारिस हमेशा पिछला यूजर ही चुनता है, उसे नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या है। लेकिन जब भी उस वारिस को यह पेन दिया जाता है तो उसकी गिवर वाली पावर जाग जाती है और वह एक स्पेल कास्टर बन जाता है। इस लड़की का नाम रेमलिन है और गॉब के बाद अगली स्पेल कास्टर यही है। इस पेन को हासिल करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन यह लड़की बहुत छोटी है। क्या यह इतना प्रेशर हैंडल कर पाएगी? फॉलो रूडो को बताता है कि कुछ लोग तुरंत भी गिवर बन सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उसकी बहुत समय तक केयर करनी होती है। लेकिन कुछ लोगों के पास गिवर बनने का हुनर होता है, भले ही उनके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हाथ में लेते ही गिवर बन जाते हैं। वैसे यह काफी रेयर ही होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इंस्ट्रूमेंट पास किया जाए। मेयर आगे कहता है कि गॉब और रेमलिन बिल्कुल भाई बहन जैसे थे और गॉब कितनी खुशी से पेंट किया करता था। मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर मैं यहाँ का मेयर बन गया क्योंकि मुझे लोगों को पेंट करते देखना बहुत अच्छा लगता है। इंजन याद करता है कि कैसे गॉब उनके हेडक्वार्टर्स में कभी भी आ जाया करता था और कभी भी चले जाया करता था। उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, जो कि इंजन कभी नहीं देख पाएगा। इंजन बोलता है कि अब हमें जाना चाहिए। वो रैमलिन से अपना ध्यान रखने को कहता है कि वह उससे मिलने वापस जरूर आएगा। रैमलिन अब चिल्लाती है, बहुत हुआ, रोना धोना बंद करो, टाइम है जश्न मनाने का। जो सुन सब शौक हो जाते हैं। रैमलिन मेयर से वह पेन ले लेती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। वह एक छत पर जाकर बोलती है कि गॉब मर गया और उसका मुझे दुख है, लेकिन गॉब यह कभी नहीं चाहेगा कि हम उसकी याद में रोते बैठे। रैमलिन अब उस पेन को खोलती है जो कि असल में एक पेंट ब्रश था और उसके अंदर भी गिवर वाली पावर जाग जाती है। वह उससे जमीन पर एक स्पेल पेंट करती है और बाहर की पेंट की कैंच रॉकेट की तरह आसमान में जाकर फट जाती है। शहर के सब लोग इस आतिशबाजी को देखते हैं और रैमलिन चिल्लाती है, चलो जश्न मनाते हैं। यह देख रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। शहर के लोग भी जश्न में शामिल हो जाते हैं। मेयर इंजन से माफी मांगता है कि जिस स्पेल के लिए तुम लोग यहाँ आए थे वो मिलने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। इंजन कहता है, वह तो मुझे दिख ही रहा है, यह कैनवस टाउन मस्ती और आजादी का शहर है। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, नो मैंस लैंड में इनका सामना किससे होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। और आप हमारे चैनल एनिमी मावरिक्स पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।